सौतेली माँ का बेटी पर अत्याचार। बहुत समय पहले की बात है, जब एक रामपुर नाम के गांव में दीक्षा नाम की एक औरत अपनी बेटी कोमल के साथ रहती थी। दीक्षा के पति का देहांत किसी कारणवश हो गया था। इसके बाद दीक्षा ने अपनी बेटी का अकेले ही पालन पोषण किया। अपने पति के देहांत के बाद दीक्षा अपनी माँ के घर रहती थी। दीक्षा की माँ एक बूढ़ी औरत थी। दीक्षा की शादी को हुए 6 वर्ष हो गए थे। उसकी बेटी कोमल 4 वर्ष की थी। दीक्षा एक फैक्ट्री में काम करने जाती थी और दीक्षा की माँ कोमल का घर पर ही ख्याल रखती थी। इसी तरह कई साल गुजर जाती हैं। दीक्षा के ऊपर बहुत सारी परेशानियां थी, परंतु वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। परंतु दीक्षा की माँ अपनी बेटी की परेशानियां बहुत अच्छे से समझ सकती थी। तभी एक दिन दीक्षा की माँ दीक्षा से बात करती है। बेटी दीक्षा, आखिर कब तक तुम अपनी ये जिंदगी अकेले ही गुजारोगी? अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का तो ख्याल करो। उसे एक बाप की जरूरत है और तुम्हें एक पति की। तुम अपना पूरा जीवन यूं इस तरह अकेले नहीं बिता सकती हो। माँ, आप ये क्या कह रही हो? आप क्यों चिंता कर रही हो? मैं अपना और आप दोनों का ध्यान रख लूंगी। आप मेरी चिंता मत करो। बेटी, मेरी जिंदगी अब बहुत कम बची है और तुम्हारी बेटी कोमल अभी बहुत छोटी है। पता नहीं कब क्या हो जाए और मैं रहूं या ना रहूं। उसके बाद कोमल का ध्यान कौन रखेगा? तुम अगर पूरा दिन बाहर काम करने जाओगी तो बेटी कोमल की परवरिश कैसे होगी? अपनी माँ के लाख समझाने के बाद और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए दीक्षा दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी दीक्षा की माँ गांव में लड़का देखने लगती है। तभी उसकी माँ को पता चलता है कि रमेश नाम का एक लड़का, जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है, परंतु किसी कारणवश उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसकी भी एक लड़की है। ये अच्छा मौका देखकर दीक्षा की माँ लड़के को शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी की तैयारियां करती है। दीक्षा अपनी माँ की बातों में आकर अपनी शादी के लिए तैयार हो जाती है और दोनों की प्रेम पूर्वक शादी हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दीक्षा बाहर शहर में काम करने जाती थी और पैसे कमाती थी। दीक्षा अपनी बेटी कोमल का बहुत ध्यान रखती थी और उसकी जरूरत का हर सामान बाजार से लाया करती थी, चाहे वो खाने का हो या कपड़े का हो। रमेश एक कम पढ़ा लिखा लड़का था, जिस वजह से वो मजदूरी करता था। मजदूरी की उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वो उन पैसों से घर का गुजारा चलाता था और दीक्षा अपनी कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रही थी। दीक्षा को रमेश की बेटी पायल बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि पायल रमेश की पहली बीवी की लड़की थी। ये बात दीक्षा को बहुत ज्यादा खटकती थी और वो पल पल पायल को परेशान करने का मौका ढूंढने लगती है। एक दिन पायल अपनी माँ से पैसे मांगने आती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे स्कूल के लिए किताबें खरीदनी है। क्या कहा? किताबें खरीदनी है? चल जा यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जब शाम को तेरे पापा घर वापस आ जाएंगे तब उनसे पैसे मांग लेना और जाकर घर के काम कर ले। अपनी माँ की ये बुरे व्यवहार वाली बातें सुनकर पायल निराश हो जाती है और घर के काम करने लगती है। पायल अपने पिता का इंतजार करती है। शाम को जब रमेश घर वापस आ जाता है तो वो अपनी बेटी से पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? पापा, माँ बहुत गंदी है। वो कोमल के लिए सभी चीजें ला कर देती है, पर मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाती है। आज मैंने उनसे किताबों के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे डांट दिया। वो कभी मुझसे सीधी मुंह बात नहीं करती है। ऐसा नहीं कहती है बेटी, शायद तुम्हारी माँ की फैक्ट्री में कोई बात हो गई होगी, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा होगा, जो उन्होंने तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। कोई बात नहीं, ये लो पैसे तुम्हारी किताबों के लिए। मैं जाकर तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। इसके बाद रमेश अपनी पत्नी दीक्षा के पास जाता है
सुनो दीक्षा, आज पायल मुझे बता रही थी कि तुमने उस पर बेवजह ही गुस्सा कर दिया। उसने बस तुमसे कुछ पैसे ही तो मांगे थे। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने उसे नहीं डांटा है। हाँ, उसने मुझसे पैसे मांगे थे तो मैंने उसे कह दिया था अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तो मैं दे दूंगी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। लगता है पायल को तुम्हारी बातों का बुरा लग गया। कोई बात नहीं, वो अभी छोटी है। चलो ठीक है, अब खाना दे दो जल्दी से। इतना कहने के बाद रमेश हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। लगता है महारानी मेरी शिकायतें लगाने लगी है। अब तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर देगी। खाना खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। तभी दीक्षा पायल के कमरे में जाती है और उसके स्कूल बैग में पैसे रख देती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह उठकर दीक्षा अपने पर्स में पैसे ढूंढने की एक्टिंग करने लगती है। अरे कहाँ गए? मैंने तो यहीं रखे थे। सुनो, तुमने मेरे पैसे देखे हैं क्या? मैंने कल ही अपने पर्स में कुछ पैसे रखे थे पर कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, शायद कल तुम कह रही थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे जब पायल ने तुमसे पैसे मांगे थे तो। नहीं, पैसे तो मेरे पास थे पर मेरे पास खुला पैसा नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पायल ने मेरे पैसे निकाल लिए हो? नहीं, पायल ऐसा कभी नहीं कर सकती है। पायल चोरी नहीं करेगी। इसके बाद दीक्षा जोर से चिल्लाकर पायल को आवाज लगाती है। तभी पायल अपने कमरे से बाहर आती है। पायल बेटिया, कल तुमने अपनी माँ के पर्स से कुछ पैसे लिए थे क्या? नहीं माँ, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो पैसे कहाँ गायब हो गए हैं? जल्दी से मुझे सच सच बताओ। जाओ अपने स्कूल बैग लेकर आओ और मुझे अपना स्कूल बैग दिखाओ। दीक्षा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। दीक्षा सब जानती थी और वो पायल के बैग में से पैसे निकाल लेती है। वाह, मैंने कल तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने चोरी कर ली। इसके बाद दीक्षा पायल को तो चांटे मार देती है और बेचारा रमेश कुछ नहीं कह पाता। रमेश को बहुत बुरा लगता है और पायल को समझाता है। पायल बेटी, क्या मैं और तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि अपनी माँ के पर्स से चोरी करो? आज तुमने मेरी नाक कटा दी बेटी। पापा, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे बैग में पैसे कहाँ से आए। मैं सच बोल रही हूँ पापा। पायल अपनी सफाई में बहुत कुछ बोलती रही और रोती रही पर उसके पापा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद पायल रोते रोते ही अपने स्कूल चली जाती है और इस तरह अब दीक्षा पायल के ऊपर अत्याचार करती रहती थी और बार बार उसे नीचा दिखाती थी। दीक्षा अपनी बेटी के लिए तो सुंदर सुंदर फ्रॉक और मेकअप का सामान लाती थी पर पायल को कभी कुछ नहीं देती थी। अब रमेश को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि दीक्षा पायल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तब रमेश को लगता है कि अब उसे अपनी बेटी पायल की शादी कर देनी चाहिए, उसके बाद ही वो खुश रह पाएगी। ये सब सोचकर रमेश दीक्षा से बात करने के लिए जाता है। दीक्षा, मैं ये सोच रहा था कि पायल अब बड़ी हो गई है तो क्यों ना हम उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दे। समय पर लड़की की शादी कर देना बहुत अच्छा रहता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी पायल का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैं तो सोच रही हूँ उसका नाम स्कूल से कटवा देते हैं। फालतू में फीस भर रहे हैं। घर पर रहेगी तो कम से कम घर का काम तो सीखेगी और ससुराल में नाक भी नहीं कटवाएगी। रमेश दीक्षा की सारी चाल समझ रहा था पर वो कुछ नहीं कहता। रमेश अपनी बेटी का भविष्य खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मन लगाकर बहुत मेहनत करता है और एक एक पैसा जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा अपनी बेटी कोमल को लाड प्यार में बिगाड़ रही थी। कोमल का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो अपनी माँ के पैसे अय्याशी करने में उड़ा देती थी। स्कूल जाने की जगह पैसे लेकर क्लबों में जाती थी और उन पैसों से शराब और सिगरेट पीती थी और सारा पैसा अपने दोस्तों पर खर्च कर देती थी। एक दो बार दीक्षा को ये सब पता नहीं चला, उसने अपनी बेटी को नहीं समझाया। दीक्षा का पायल के प्रति व्यवहार और अत्याचार बढ़ता जा रहा था। दीक्षा ने पायल को शुरू से ही पसंद नहीं किया और अब तो वो उस पर और ज्यादा अत्याचार करने लगी थी। पायल पूरा दिन घर पर रहती थी तो दीक्षा उससे घर का झाड़ू पोछा बर्तन करवाती थी
और तो और अपने कपड़े भी धुलवाती थी। एक दिन दीक्षा देखती है कि पायल कोमल से लड़ाई कर रही है। ये देखकर दीक्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने पायल को धक्का दे दिया। धक्का लगने की वजह से पायल जमीन पर गिर गई और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आ गई। थोड़ी देर में रमेश भी घर आ जाता है और पायल की ये हालत देखकर उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कि पायल के सर पर बहुत गहरी चोट आई है। ये एक पुलिस केस बन गया है, पुलिस आएगी और जांच पड़ताल करेगी। ये सुनकर दीक्षा डर जाती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया है? अगर पायल की बच्ची ने पुलिस वाले को सब सच सच बता दी तो मुझे और मेरी बेटी को तो जेल में जाना होगा। दीक्षा और उसकी बेटी कोमल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पुलिस हॉस्पिटल आती है और पायल से पूछताछ करती है। तभी पायल बताती है कि वो बेड से गिर गई थी और उसके सर पर गहरी चोट आ गई थी और उसके बाद उसकी माँ ने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस ने ये बयान लिख लिया और वहाँ से चली गई। पायल का ये बयान सुनकर दीक्षा और उसकी बेटी कोमल को थोड़ी राहत मिलती है और दीक्षा और कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरह पायल ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। दीक्षा को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसने किस तरह पायल पर अत्याचार किया, परंतु आज इस पायल ने उसको और उसकी बेटी को जेल जाने से बचा लिया। इसके बाद दीक्षा पायल को गले लगाकर कहती है, पायल बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। तुम ही मेरी अच्छी बेटी हो। मैं जानती हूँ कि उस दिन तुम और कोमल इसलिए लड़ रही थी क्योंकि तुम कोमल को समझा रही थी और अब कोमल भी अपने किए पर पछता रही है। उसे माफ कर दो। वो हमेशा आगे से तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझेगी और कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। उस दिन के बाद से दीक्षा, पायल और कोमल रमेश के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं और रमेश भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक अच्छा परिवार मिल जाता है। रामगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में सिंड्रेला नाम की एक प्यारी सी लड़की थी जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ उसके हाथों में कई तरह के हुनर थे। वो बहुत अच्छा घाघरा सिलती थी। सिंड्रेला जब बहुत छोटी थी तब वो मंदिर की सीढ़ियों पर रोते हुए इन्हीं गांव वालों को मिली थी। तब से गांव वालों ने ही मिलकर उसकी परवरिश की। सभी गांव वाले सिंड्रेला को प्यार करते थे और बदले में सिंड्रेला भी सबकी खूब मदद किया करती थी। राधिका दीदी, ये घाघरा देखो, मैंने आपकी शादी के लिए बनाई है। कैसा है? तेरे हाथों में तो जैसे जादू है सिंड्रेला। क्या खूब घाघरा बनाया है तूने। वाह, तो खुद का बुटीक क्यों नहीं खोल लेती? देखना, पूरे गांव के लोग तेरे से कपड़े सिलवाया करेंगे। हाँ राधिका दीदी, तुम सही कह रही हो। मुझे भी अब लगता है कि कुछ काम करना चाहिए। आखिर कब तक ऐसे रहूंगी? इस गांव वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सिंड्रेला अपना एक बुटीक खोलती है और सिलाई का काम करना स्टार्ट कर देती है। सिंड्रेला जो कुछ भी सिलती वो बहुत ही अलग और कमाल का होता, जिस वजह से दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग सिंड्रेला के बुटीक पर आने लगे। दूर दूर तक उसके सिलाई की चर्चा होने लगी। सिंड्रेला सिलाई से जो भी कमाती सब गांव वालों के भलाई में लगा देती। कैसी हो अम्मा? ठीक हूँ बिटिया, तुम्हारी मेहरबानी से। मेरी क्या मेहरबानी, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है जो मैं लोगों के लिए ये सब कर पा रही हूँ। अम्मा, ये रहे आपकी दवाई और ये पूरे महीने भर का राशन। अब आपको बाहर काम करने नहीं जाना है, बस घर में रहकर अपना और काका का ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ काकी। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। थोड़ी दूर आगे जाने पर, अरे मुन्नी, तो स्कूल नहीं गई? सिंड्रेला दीदी, मेरे जूते फट गए हैं इसलिए आज स्कूल नहीं गई। ये रहे मेरी प्यारी मुन्नी के नए जूते, अब जा दिल लगाकर पढ़ाई कर। थैंक यू दीदी। सिंड्रेला बिटिया, तो हम गांव वालों से कितना प्यार करती है,
सबका कितना ख्याल रखती है, हमें कभी अकेला नहीं होने देती। हमें जब भी किसी चीज की जरूरत होती है बिना कहे ही सब जान लेती है और वक्त से पहले पहुंचा जाती है। तो हम सब गांव वालों के लिए भगवान है, भगवान। कैसी बातें करती हो काकी, ये पूरा गांव मेरा परिवार की तरह है। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, आप लोगों ने ही मेरी परवरिश की है। आज जो कुछ भी मैं यहाँ कर पा रही हूँ सब आप लोगों का आशीर्वाद ही तो है। अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सिंड्रेला की बुटीक पर कुछ परियां आई। सुनो लड़की, क्या तुम हम लोगों के लिए घाघरा बना सकती हो? मैंने सुना है तुम बहुत ही खूबसूरत घाघरा सिलती हो। क्यों नहीं परी जी, ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मुझे आप सबके लिए घाघरा सिलने का मौका मिलता है तो। ठीक है, मैं 2 दिन बाद आऊंगी अपना घाघरा लेने। सिंड्रेला बहुत ही दिल से सभी परियों के लिए घाघरा सिलती है। 2 दिन बाद जब परियां घाघरा लेने आती है तो वो इतना प्यारा घाघरा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बदले में सिंड्रेला को खूब सारे सोने के सिक्के देती है। इन सिक्कों की मुझे कोई जरूरत नहीं है परी जी, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, मुझे ये नहीं चाहिए। सिंड्रेला, ये सिक्के तुम्हारी मेहनत के हैं। मैं जानती हूँ तुम लोगों की बहुत मदद करती हो और इन पैसों से तुम लोगों की और भी ज्यादा मदद कर पाओगी। और हाँ, ये घाघरा और चूड़ियाँ तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? लेकिन क्यों? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये हम परियों की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये कोई मामूली घाघरा और चूड़ियाँ नहीं है, बल्कि जादुई घाघरा और चूड़ियाँ हैं, जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने इसे पहना तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब हम सब जा रहे हैं, तुम हमेशा खुश रहना। सिंड्रेला परी से घाघरा और जादुई चूड़ियां पाकर बहुत खुश हो जाती है। परी से मिले सोने के सिक्कों से सिंड्रेला ने पूरे गांव वालों के लिए तमाम सुख सुविधा की चीजें बनवाई और किसी को भी कोई परेशानी या कोई दिक्कत होने पर उसे अपने जादुई घाघरा चोली की मदद से तुरंत दूर कर देती है। इस तरह सिंड्रेला की मदद से वो गांव दुनिया का सबसे खुशहाल गांव बन गया था, जहां हर कोई खुश था। किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, सिंड्रेला नदी के किनारे अपना जादुई घाघरा और चूड़ी पहनकर बैठी थी। तभी वहाँ से काली चुड़ैल गुजर रही थी। इस लड़की का घाघरा और चूड़ी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसे मेरे पास होना चाहिए, लेकिन मैं इस लड़की से इसे हासिल कैसे करूं? वो अपने जादुई शक्ति से उसे बेहोश करना चाहती थी, लेकिन उसे तभी पता चल जाता है कि इस गांव में उसका जादू काम नहीं करने वाला। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? होना हो ये जादुई घाघरा है, फिर तो ये मेरे और भी ज्यादा काम का है। मुझे कैसे भी करके इसे हासिल करना ही होगा। मुझे किसी तरह इस लड़की को काली पहाड़ी पर ले जाना होगा। तभी काली चुड़ैल को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से एक लड़की का रूप बदलकर सिंड्रेला के पास जाती है। दीदी, दीदी, मेरी मदद करो दीदी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओ, बात क्या है? दीदी, मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज मेरी मदद करो, वो मर जाएगी, उन्हें बचा लो दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे ऐसे रोते नहीं, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। कहाँ है तुम्हारा घर? चलो मैं चलती हूँ। उस काली पहाड़ी के ऊपर। काली पहाड़ी पर मैंने तो सुना है वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। उस पहाड़ी से कभी कोई इंसान बचकर वापस नहीं आया है। फिर तुम अकेले वहाँ कैसे रहती हो? दीदी, पेट की भूख दुनिया की सबसे शक्तिशाली हथियार है। वो इंसान से असंभव चीजों को भी बड़ी आसानी से करवा देती है। हम पिछले 20 साल से वहीं अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। दीदी, अब जल्दी चलो, माँ की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिंड्रेला चुड़ैल की बातों में आकर उस काली पहाड़ी पर चली जाती है और चुड़ैल के चंगुल में पूरी तरह फंस जाती है। हा 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 हा।
मूर्ख लड़की, मैं काली चुड़ैल हूँ, तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। काली चुड़ैल, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो और इस तरह धोखे से मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? मुझे तुमसे तुम्हारा ये जादुई घाघरा और चूड़ियां चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें जलाकर खा जाऊंगी। उसके बाद मैं दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। अब उतार अपने ये लहंगे और चूड़ियां। देखो, तुम ये सही नहीं कर रही हो। तुमने अगर ये लहंगा पहना तो जलकर खुद भस्म हो जाओगी। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। भलाई इसी में है कि तुम मुझे जाने दो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं तेरे इन बातों में आ जाऊंगी? मुझे ये जादुई घाघरा चाहिए। इतना बोलकर चुड़ैल सिंड्रेला का जादुई घाघरा और चूड़ियां लेकर जबरदस्ती पहन लेती है। लगता है इस लहंगा और चूड़ियां का जाने का सही वक्त आ गया है। बाय बाय चुड़ैल। चुड़ैल घाघरा पहनते ही वही जलकर ढेर हो जाती है। चुड़ैल के साथ ही काली पहाड़ी पर बसी काली दुनिया का भी अंत हो जाता है। इधर सिंड्रेला को ढूंढते ढूंढते सारे गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और काली चुड़ैल का अंत होता देख सभी बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।